गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 63 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है जिसकी 6 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना त्रिभुज जो चैप्टर है वही कंटिन्यू करेंगे। आपको त्रिभुज और चतुर्भुज के गुणों की समझ तो है ही। अब बच्चों, आप एक त्रिभुज और चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है। अब यहाँ पे एक आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी करनी है। अब सबसे पहले आपको एक त्रिभुज लेना है ABC। एक त्रिभुज ABC खींचिए। अब दो भुजाएं आपने AB ले ली और BC ले ली। उस पर AB पे आपको E बिंदु लेना है एंड AC के मध्य में आपको F बिंदु अंकित करना है। E को F से मिला देना है, फिर E को F से मिला दिया। अब आप देखिए EF और BC को मापिए। आपने EF और BC को मापा, एंगल EF और एंगल ABC को भी मापिए, और ये वाला जो एंगल बनेगा और इस वाले एंगल जो बनेगा इसे भी आपको मापना है। तो आप क्या देखते हैं, आप पाएंगे कि जो हमारी EF होगी ना वो BC के हाफ होगी। यानी अगर BC 10 सेंटीमीटर के तो EF 5 की होगी, तो उसकी हमेशा हाफ होगी। एंड जो हमारी एंगल EF है, यानी अगर हम ये वाला जो एंगल बन रहा है वो हमारे इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हमने इसे एंगल 1 मान लिया और इसे एंगल 2 मान लिया तो एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं EF जो हमारी वो BC के पैरेलल है। कोई अन्य त्रिभुज लेकर आपको ऐसी यही एक्टिविटी दोबारा दोहरानी है। देन आप एक प्रमेय मिलेगी आपको, जिसे हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, यानी एक त्रिभुज के दो भुजाओं की मध्य बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो रेखाखंड जो तीसरी भुजा है, ये दो भुजा है। अब ये तीसरी भुजा कौन सी होगी, यही वाली होगी। तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका ये अर्थ हमें यही दिया है कि E हमारा मध्य बिंदु है AB का और F हमारा मध्य बिंदु है AC का। तो परिणाम क्या निकला, EF जो हमारी वो BC के पैरेलल यानी समांतर हो जाएगी। क्या आप इस प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं? क्या ये विलोम सत्य है? आप देखेंगे इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। इसे नीचे दिया जा रहा है। अब प्रमेय का विलोम देखें तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, यानी अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अगर हम देखें तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसके अर्थ में हमें दिया गया है E मध्य बिंदु है AB का और EF जो हमारी वो पैरेलल है BC की। तो F मध्य बिंदु किसका होगा, AC का होगा ऑफ कोर्स। तो ये हमारा परिणाम आ गया। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसके DEF जो है वो AB का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है F। अब आपको दर्शाइए कि BDEF को मिलाने पर, यानी अगर हम DEF को मिलाएंगे तो एक ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित रहेगा। यानी पूरा जो त्रिभुज है वो 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित होगा। यानी ये हमारा ट्रायंगल 1 होगा, ये त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, त्रिभुज 4 में परिभाजित हो गया। अब आपको इसे बताना है कि ये 4 सर्वांगसम ही त्रिभुज है, यानी त्रिभुज पे तो ये विभाजित हो गया, पर ये चारों सर्वांगसम है या नहीं। अब यहाँ पे D और E आप इसका हल करें तो D और E, AB और BC, यानी AB और D हमारा E हमारा नीचे, D और E AB और BC का जो हमारे मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु द्वारा हम कह सकते हैं जो DE है, यानी DE है वो हमारी AC के किसके होगी, पैरेलल समांतर होगी। इसी प्रकार जो हमारी DF है वो हमारी BC के समांतर होगी। और ऐसी अगर हम कहें तो EF जो हमारी वो AB के समांतर होगी। और जो ट्रायंगल बनेंगे इसी प्रकार ADEF, यानी ADEF ये वाला एक पैरेललोग्राम बनेगा हमारा, यानी एक समांतर चतुर्भुज ये बनेगा। एक बनेगा BDEF, यानी ये वाला एक समांतर चतुर्भुज बनेगा और एक हमारा ये वाला समांतर चतुर्भुज बनेगा। यानी एक हमारा ऐसे में बन रहा है, एक हमारा ऐसे में बन रहा है और एक हमारा ऐसे में बन रहा है। तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। अब आप देखिए DE समांतर चतुर्भुज BDF का एक विकर्ण है। अब जो DE है
वो ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण है यानी उसका डायगोनल है। तो हम कह सकते हैं BDE यानी ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो उसके सर्वांग सम है, अर्थात ट्रायंगल 2 जो है और ट्रायंगल 1 के समांतर सर्वांग सम है। ऐसे हम देखें तो DAF यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम है, यानी ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 1 के, ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 1 के। तो हम कह सकते हैं चारों त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। अब आप प्रयास कीजिए। अब पहला प्रश्न है ABC एक त्रिभुज है, हम इसे साथ साथ कर रहे हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें C जो है वो समकोण है। AB के मध्य बिंदु यानी AB मध्य बिंदु M से होकर BC यानी M से होकर, AB का मध्य बिंदु M है, उससे होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, BC M के सामने एक समांतर रेखा खींची गई है। AC को यहाँ पे आपको A उल्टा आपने लिया है, यहाँ पे B होना चाहिए, यहाँ पे A। AC पे आपको एक M से लेके खींची गई D पर प्रतिच्छेद करती है। आपको पहला क्या दर्शाना है, D भुजा AC का मध्य बिंदु है, यानी AC का D भुजा मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु हमें बस यही बता रहा है क्योंकि AB का मध्य बिंदु M है पर AC का D नहीं बता रखा, तो ये हमें सिद्ध करना है। MD जो हमारी वो परपेंडिकुलर है AC की, और CM हमारा जो एक लाइन आपको और ज्वाइन करनी है, CM हमारा AM के इक्वल होगा, यानी ये वाली लाइन इस वाले के इक्वल होगी और ये AB के हाफ होगी। तो ये आपको बताने हैं, तीन है, तीनों को करते हैं। चलिए करते हैं इसका आंसर। तो अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें तो M भुजा का मध्य बिंदु MD, अगर हम ये ट्रायंगल देखें, आप ये फिगर बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ABC इसमें, और ये हमारा M और ये हमारा D। देन आप देखेंगे ट्रायंगल ABC यानी ABC पूरा ट्रायंगल में जो M भुजा है वो मध्य बिंदु है और MD जो है हमारी वो BC के पैरेलल होगी, क्योंकि ये वाले जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री का बनेगा, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से किसी त्रिभुज का एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इसलिए D भुजा जो है हमारी वो AC का मध्य बिंदु, अतः AD इक्वल टू CD, यानी AD हमारी वो CD के इक्वल भी होगी। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया क्योंकि आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमें बहुत हेल्प करेगी। तो MD हमारा BC के समांतर घोषित हो गया, दिया है। तो AC एक तेरक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं हाँ कि हमें MD को AC के परपेंडिकुलर दिखाना है। तो MD हमारा BC के इसके समांतर हो जाएगा। तो जो एंगल D बनेगा वो एंगल C के संगत कोण हो जाएगा। तो यानी एंगल D हमारा, एंगल C 90 डिग्री का दे रखा है तो एंगल D भी 90 डिग्री का ही होगा। तो हम कह सकते हैं MD जो है वो परपेंडिकुलर का क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर वही होते हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं। तो MD हमारा AC के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB, ये शो करना है। तो हमने फिगर में कैसे देखा, फिगर हमारा यही बनेगा, ये हमारा C A और ये B M D, ये इसके फिक्स है। अब CM ये वाला जो लाइन है वो AM यानी इस वाली लाइन के ये दोनों इक्वल है और ये AB पूरे AB का हाफ है, ये हमें बताना है। तो अगर हम ट्राइंगल ले ले ADM कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और एक CDM हमारा ऐसा बनेगा। तो AD हमारा CD के इक्वल हो जाएगा समीकरण 1 से, MD MD के उपनिष्ठ हो जाएगा, और एंगल D के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ADM CDM के सर्वांग सम ऐसे सर्वांग समता के नियम से हो जाएगा। अब MA हमारा CM के इक्वल हो जाएगा CP CD से। अब MA और MB को प्लस करेंगे तो हमारा AB होना चाहिए, MA प्लस MA करेंगे तो ये हमारा AB हो, क्योंकि MA इक्वल टू MB है। 2MA यानी AB, MA इक्वल टू हाफ AB, तो CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB समीकरण 1 से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ये पूरा हमने सिद्ध कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है ABCD एक आयत दे रखा है जिसमें PQRS यानी ABCD, ये हमें ABCD एक आयत दे रखा है जिसमें PQRS ये इसके वो AB के मिड पॉइंट्स हैं। इन सबको हमने जोड़ लिया, ABCD AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। आपको बताना है जो PQRS है
वो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो आपको सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो हमें दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है, आयत दे रखा है जिसमें PQRS उसके BCD के मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। हमने रचना की, A को C को मिला दिया, A और C को मिला दिया। अब त्रिभुज ADC इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए, AD तथा CD यानी AD और CD में का मध्य बिंदु हमारा क्या है? S तथा R है, यानी S और R इसके मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से S और R हमारा पैरेलल हो जाएगा AC के, यानी एस आर हमारा AC के पैरेलल हो जाएगा। एंड जो हमारा एस आर हमारा इसके हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। हमने मध्य बिंदु प्रमेय में यही पढ़ा है कि ये इसके हाफ होती है और इसके पैरेलल होती है, ये हमने पढ़ा अभी। देन हम त्रिभुज ABC में, अब हमने ADC त्रिभुज देख लिया, ADC त्रिभुज। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज। इसमें PQ हमारी AC के पैरेलल हो जाएगी, एंड ये जब इसके पैरेलल हो जाएगी इसके हाफ भी हो जाएगी। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है। तो ये इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ये इसके भी पैरेलल होगी। तो ये हम आगे देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में AB तथा BC का मध्य बिंदु P और Q है। तो हम इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से PQ को पैरेलल कर सकते हैं इसीलिए, और PQ हमारी हाफ ऑफ AC भी हो सकती है। वो हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं SR जो है, अभी मैंने ऊपर बताया, वो PQ के पैरेलल। अब SR पैरेलल है तो वो इक्वल भी होगी, SR PQ के इक्वल भी हो जाएगी। तो यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के एक युग्म में से कोई एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, यानी PQRS क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब पर हमें PQRS समांतर चतुर्भुज नहीं, हमें सम चतुर्भुज निकालना है। अभी हमारा पैरेललोग्राम निकला, समांतर चतुर्भुज निकला, बट हमें इसे क्या निकालना है? रोम्बस यानी सम चतुर्भुज निकालना है। तो चलिए आगे करते हैं। अब चूंकि ABCD हमारा एक आयत है, तो हमारा AB जो है वो CD के पैरेलल भी होगा, यानी यहाँ पे ABCD हमें पूरा दे रखा है, ABCD हमारा, तो AB जो हमारी वो CD के पैरेलल भी होगी। और SQ जो हमारा दे रखा था, जो हमारी SQ है वो CD के भी पैरेलल होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि S और Q AD तथा BC के मध्य बिंदु हैं, क्योंकि S और Q हमारे AD और BC के मध्य बिंदु हैं, तो वो इसी प्रकार हमारा AD जो है वो PR के भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे कि DSOR, यानी आप देखें तो ये हमारा बन रहा था। अब ये जो पॉइंट जुड़ा है इसे हमने O मान लिया, तो DSOR ये हमारा पूरा एक समांतर चतुर्भुज आएगा। इसलिए जो हमारा एंगल SOR है, यानी ये वाला जो एंगल है वो एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। जबकि एंगल D जो हमारा वो 90 डिग्री है, यानी आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये 90। तो हमने इसे आयत बना दिया, इसलिए SOR भी हमारा 90 डिग्री का होगा। क्योंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए PQRS हमारा एक सम चतुर्भुज होगा। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।